नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। कल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने दौरे की शुरुआत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार में संतों के साथ बैठक से करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन और पार्टी द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरे को लेकर रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की तैयारियां के रूप में की रखी है। अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का प्रथम बार उत्तराखंड आगमन हो रहा है, तो उनके लिए बहुत व्यापक स्तर पर तैयारियां करी जा रही हैं। सभी विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल कार्यकर्ताओं की बैठक हम लोगों ने करी। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है उनका स्वागत करने के लिए, तो जोरदार स्वागत उनका करा जा रहा है। और जितनी मोदी जी की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन कैसे होगा इसके बारे में चर्चा हो रही है। उसी को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत है, लोकल और वोकल है, और जो किसानों के लिए उन्होंने बिल पास किया, स्वाभिमान भारत है, कई सारी योजनाएं जिसके बारे में उससे चर्चा होगी। और 3 दिन का प्रवास उनका यहाँ पर है। 4 तारीख को हरिद्वार आ रहे हैं और 5 तारीख में देहरादून आएंगे। इनमें सभी पदाधिकारी और संगठन की बैठक होगी और पार्टी जो अपनी आगे की रणनीति और रूपरेखा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लगने लगा है कि 2022 के चुनाव में मोदी की लहर नहीं चलेगी, इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए बीजेपी घबरा चुकी है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो दौरा है उत्तराखंड में, इस पर हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को बीजेपी के लगने लगा है कि चूंकि अब कोई मोदी लहर भी नहीं चलने वाली है और कहीं ना कहीं उन्हें अपना संगठन कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए जेपी नड्डा जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, बूथ लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ये अब लगने लगा है कि बूथ लेवल पर उनका जो कार्यकर्ता है वो खिसक गया है और बूथ लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में दस्तक देने का भी यह प्रभाव हो सकता है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपने 80% से ज़्यादा बूथों पर इस समय कवरेज कर ली है, काम कर लिया है, तो मुझे लगता है इसको देखते हुए बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बूथ लेवल तक आना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भाजपा कमज़ोर पड़ रही है। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जालसाजों ने परिवहन विभाग के फर्जी वेबसाइट बनाकर ड्राइविंग लाइसेंस नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। जालसाजों की इस फर्जी वेबसाइट का खुलासा तब हुआ जब प्रमुख सचिव के निजी सचिव ने आवेदन के संबंध में परिवहन अधिकारियों से जानकारी मांगी और जांच में पता चला कि प्रमुख सचिव के बेटे के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया और ना ही कोई फीस जमा हुई है। इससे पहले प्रमुख सचिव के बेटे ने इस फर्जी वेबसाइट के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और ऑनलाइन फीस भी जमा की थी। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद एसआरटीसी ने हरकत में आते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। कल एक परिवहन विभाग के नाम से एक फर्जी वेबसाइट का मामला आया है। उसमें जो है आवेदक ने अप्लाई किया है और उनके अकाउंट से पैसा भी गया है और जब उन्होंने परिवहन विभाग हमारे यहाँ आए तो उन्हें पता किया तो यहाँ उनका हमारे यहाँ से जो है किसी प्रकार से जो हमने स्क्रूटनी की तो यहाँ हमारे यहाँ अप्लाई उनका नहीं हुआ था। तो उसी पर भी उनका आवेदन आया था, उनकी शिकायत आई तो हमने आज जो है साइबर सेल में उसकी कंप्लेंट कर दी है, एफआईआर दर्ज की। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर शंभू कुमार झा ने लक्सर पहुंचकर लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को कर्मचारियों को कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस के बारे में भी निर्देश दिए। सीएमओ ने कहा कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है
और सभी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पूरी मुस्तैदी से अपना कर्तव्य का पालन करें। परिवार है, हेल्थ परिवार, इसको कैसे अच्छा से अच्छा करें, हम एकजुट होके करें और गर्व महसूस करें कि हमारा लक्सर ब्लॉक या हमारा जिला सबसे ऊपर हो। ये गर्व की भावना से अगर करेंगे तो जरूर सबसे अच्छा हरिद्वार होगा। खबर देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल से है, जहां देर शाम उत्तरकाशी बड़कोट से 7 लोग खाना खाने के बाद बीमार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहीं मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि काफी देर तक उन्हें कोई भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया। दरअसल कवाल गांव के पूजा अर्चना के बाद लोगों ने खाना खाया था, जिसके बाद ये लोग बीमार पड़ गए थे। पहाड़ों में सही स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने से लोगों ने देहरादून का रुख किया। बड़कोट में कोई समारोह हुआ था कहीं, तो उसमें लोग जो हैं शामिल हुए थे उस पार्टी में। तो वहाँ पे समाचार में मिला कि भाई लोगों को उल्टी दस्त के शिकार हुए हैं, तो जिसमें से लगभग 7 लोग, करीब 4 बच्चे और 3 बड़े हमारे यहाँ भी पहुँचे, तो जिनको रात्रि में समुचित उपचार दे दिया गया था और अभी वो भर्ती हैं हमारे मेडिकल वार्ड में, जो कि ठीक है। हाँ जी, वो पांडवों का वो था, फिर सब लोगों ने खाना वहाँ खाया, फिर उस चक्कर से सबकी तबीयत बिगड़ गई और उसी कल सुबह से बहुत वो बिगड़ गए। कुछ तो वहाँ नौगांव ब्लॉक में है, कुछ बड़कोट में, फिर कुछ देहरादून, कुछ ऋषिकेश में वहाँ भर्ती हो गए। हाँ जी, बच्चे भी शामिल हैं? हाँ जी, बच्चे भी थे, बच्चे भी बहुत थे। हाँ, बड़े थे। खाना क्या क्या बना था? खाना वही दाल चावल। इसमें ये था सर की गांव में वहाँ पर पांडव नृत्य हो रहा था और पांडव नृत्य में जो है सामूहिक भोजन बनता है गांव का, थोड़ा वहाँ पे पांडव के नाम का देते हैं, तो वो बना और तो सारा गांव ही खाता है। तो जिसने भी वो भोजन लिया वो रात तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह तक सारे उल्टी पेचिश शुरू हो गए। सर कितने लोग लगभग? अभी तो सर जो बीमार हैं वो 60 के लगभग हो गए हैं, 60-65। जी सर। यहाँ पे देहरादून में कितने लोग बच्चे भी हैं? देहरादून में सर 1-2 केस तो एम्स ऋषिकेश में चले गए, उनको सांस में दिक्कत थी, और यहाँ सर 7-8 लोग हम यहाँ हैं। और हॉस्पिटलों में कितने हैं मुझे पता नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं आपको पूरी मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? सर यहाँ पे थोड़ा और तो ठीक है ना, पर देखो हम कल से यहाँ हैं और बच्चों के डॉक्टर जो है अभी तक नहीं आए, इमरजेंसी में हैं हम यहाँ, और अभी टाइम हो गया मतलब, और अभी बोल रहे हैं कि आ रहे हैं लेडीज डॉक्टर बच्चों को देखने हुए, और ये बच्चे जो हैं सीरियस हैं और इनके पेट में भी दर्द हो रहा है और कुछ कोई इलाज ही नहीं है। दवाई रखी है, अब हम उस दवाई का क्या करें। दिव्यांग दिवस के मौके पर देहरादून में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे दिव्यांगों को पुलिस ने हाथी बड़कला चौकी के पास आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने पेंशन, रोजगार, शिक्षा आदि मांगों को लेकर धरना दिया और कहा कि दिव्यांगों को सुविधा देने की बात तो की जाती है, लेकिन धरातल पर उसका असर देखने को नहीं मिलता। उन्होंने सीएम से अपील करते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। दिव्यांग है और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले से सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं, वार्ता भी हो चुकी है सभी अधिकारियों से। आज जब देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने दिव्यांग दिवस पे काला दिवस मनाने का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुद्दा है पेंशन, आपका रोजगार, शिक्षा, कोई भी जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर सरकार ने अब तक किसी भी दिव्यांग को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पेंशन से अलावा, वो भी 4 महीने में 6 महीने में मिलती है। उस 1200 रुपये में क्या ये लोग अपना परिवार पाल लेंगे? रोजगार की व्यवस्था नहीं है, नगर निगम से लोगों को 20% आरक्षण है, खोखा फाड़ में, वो भी नहीं दिया जा रहा है। आपका बैकलॉग भर्ती का तहत जो कोटा है, समूह गए, कह गए, कोई भर्ती नहीं निकली है 2005 से इनकी, तो कहाँ से इन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? सुगम्य भारत अभियान की बात करते हैं, बजट सब कागजों में खप रहा है, कहीं पे उनके लिए समतल व्यवस्था नहीं है। ऐसी समाज कल्याण की व्यवस्था देखो तो वहाँ पे तक पानी नहीं है, वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ और बातें करते हैं बड़ी बड़ी सुगम्य भारत अभियान।
जब समाज कल्याण उस व्यवस्था को नहीं सुधार पा रहा है तो अन्य विभाग कैसे करेंगे उस पर कार्रवाई? खोखा आवंटित करने वाली क्या बात कर रहे हैं आप? खोखा जो ये नगर निगम का जो क्षेत्र है, जहाँ मंडी है, वेंडर जोन है, इसमें पूर्व सरकार जो थी कांग्रेस की, उन्होंने हमारे लिए 20% का आरक्षण रखा था हमारी मांग के अनुसार कि आपको जो है ठेली फड़ लगाने के लिए 20% आरक्षण जो है चिन्हित किया जाएगा। लेकिन 6 नंबर पुलिया पर 1,08,000 के खोखे बना के जो है दूसरे लोगों को दे दिए गए हैं और हमारा वहाँ पे 20% का नाम नहीं है किसी भी दिव्यांग को। हम तो ये हमें नीचे जगह दे दो बैठने के लिए, हम वहीं पे अपना गुजारा कर लेंगे। लालकुआं विधानसभा गौलापार क्षेत्र के बागजाला मार्ग की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक पिछले करीब 4 सालों से रोड की हालत दयनीय है और आए दिन दोपहिया सवार हादसों का शिकार हो रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर स्कूल और आधा दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं। यही नहीं, ये मार्ग राष्ट्रीय स्टेडियम से भी जुड़ता है, पर मार्ग की खस्ता हालत होने के कारण क्षेत्र की जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गौलापार जो है उसके निकट गांव है। इस गांव में कई आज ये तो 3.5 साल हो जाते हैं फिर, और तब से इस रोड की हालत बहुत बुरी है। आए दिन लोगों को चोट लगते रहती है और जो हमारे शासन प्रशासन जो हमारे विधायक हैं बिल्कुल अनदेखी हो रही है और इसमें कोई ऐसा विकास नहीं हो रहा है पूरे क्षेत्र में। और ये जो मतलब रोड है ये कई भी गाँव को लिंक करती है, कभी हमारे सारे ग्राम सभाओं को लिंक करती है। कभी ग्राम सभा के लोग इस ग्राम सभा में और इस ग्राम सभा के लोग उस ग्राम सभा में आना जाना इस रोड पे है। लेकिन इस रोड की बहुत बुरी स्थिति है। हमने पहले भी आपके माध्यम से इसको अवगत कराया है और हमने डीएम साहब को महोदय जी को भी इसका ज्ञापन दिया है कि बागजाला में कई समय से हमारे रोड का निर्माण नहीं हुआ है और करा दिया जाए। और कई हम लोगों ने अभी बाहर निर्माण के लिए भी इसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि भाई यहाँ से नहीं तो अगर यहाँ से अनदेखी हो रही तो कहीं से तो हो। बिल्कुल अनदेखी है सरकार की, इधर को तो सरकार देख ही नहीं रही है। यहाँ को तो बिल्कुल कोई विकास के नाम से एक पत्थर तक नहीं लगा है। नगर पालिका बोर्ड के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। पत्रकार वार्ता में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में हुए विकास संबंधी कार्यों को बताते हुए भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा शहर साफ व स्वच्छ रहे। इसके लिए करीब 2.5 करोड़ की लागत से नारायण नगर इलाके में कूड़ा रिसाइकिल प्लांट लगाने की योजना है और दिसंबर महीने के अंत तक इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहर में बढ़ते जाम की दिक्कत को देखते हुए भी ठोस कार्य योजना तैयार की गई है। करने जा रहे हैं 60% उसका प्रॉफिट नगर पालिका को मिलेगा, 40% एलडीओ को मिलेगा। दूसरा जो एक मुख्य इसमें एक बिंदु और है कि हम शीघ्र ही STCF की पाइपलाइन नैनीताल शहर में बिछाने जा रहे हैं, गैस पाइपलाइन। इससे ये होगी घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुँचा पाएंगे। इसमें जो ऊपर जो हमारे पहाड़ों पर रहते हैं या जिसको सिलेंडर ले जाने में दिक्कत होगी वो दिक्कत दूर होगी। और जो सिलेंडर का भार है उसका जो खर्चा है वो गैस लाइन पर काफ़ी टाइम से चिल्ड्रन पार्क या जिम की बात चल रही थी, तो इसको लेके हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात चली, तो इसमें हमने शीघ्र ही उनको एक दिशा निर्देश भी दिया है, उनको एक NOC हमने जारी करी है। इसमें नैनीताल जो हमारे नैनादेवी मंदिर है उसके बगल में पार्क है, वहाँ पर ओपन पार्क के तौर में उसको डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें बच्चों के झूले होंगे और जिम होंगे, जो छोटे छोटे जिम होते हैं वो वहाँ पर लगाने जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे जिम करने आ रहे हैं वो करने आ रहे हैं वहाँ पर जाके योगा या जिम कर। धर्मनगरी हरिद्वार के गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी में गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी संतों ने भजन कीर्तन कर गुरु नानक देव जी की वंदना की। हालांकि कुछ लोग नाराज भी दिखाई दिए क्योंकि गुरु ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा को स्थायी जमीन ना मिल पाने के कारण संत जगजीत सिंह शास्त्री ने कहा कि वह गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, लेकिन ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की स्थायी जमीन ना मिल पाने के कारण संतों में काफी रोष है। 4 साल से इसी जगह पर हम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं।
और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले ताकि ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की स्थापना हरिद्वार में हो सके। ज्ञान गोदड़ी में हम गुरु नानक देव जी के 501 प्रेमनगर आश्रम पुल के पास जो सरकार द्वारा चिन्हित स्थान है उस पर मना रहे हैं और पूरी संगत बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ पर आकर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रही हैं। और सबकी प्रार्थना जो लगातार काफ़ी सालों से चली आ रही है और अभी भी यही प्रार्थना है कि गुरु साहब के जो पावन चरण छू स्थान हैं वो सब संगतों को प्राप्त हो और यहाँ पर सुंदर गुरुद्वारे महल बनाए जाएं। हमने हमेशा यही प्रयास किया है और गुरु साहब के चरणों में प्रार्थना की है। और ये जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे यूपी सरकार है, चाहे उत्तराखंड सरकार है, उनसे हमेशा यही मांग की है कि हमें जो चिन्हित स्थान है उसी को एक बिल्कुल एनओसी देकर हमें स्थान प्राप्त करें कि हम उस पर गुरुद्वारा साहब का निर्माण करा सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग जो स्थान सरकार द्वारा हमें चिन्हित किया है उस पर गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। संगतां सुबह से ही दर्शन कर रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है। रागी सिंह हेमकुंड ट्रस्ट से हजूरी रागी जता पूजा हुआ वो आप लोग गुरु घरदार जोड़ रहा है, गुरु इतिहास श्रवण कराए जा रहे हैं। हम लोग सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 4 सालों से विनती कर रहे हैं कि जो आपने जगह सिद्ध की है उसको हमको एनओसी दे के पेपर दिए जाएं ताकि हम कार सेवा करके यहाँ पर भव्य गुरु साहब का दरबार स्थापित कर सकें। आज के युग में जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, उसी प्रकार से भूमि की ऊपर की सतह भी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो चुकी है, जिसके बचाव के लिए 5 दिसंबर को कृषि विभाग मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाता है, जिसके उपलक्ष्य में आज डोईवाला में भी किसान मेले का आयोजन किया गया और किसानों को भूमि की सतह से जुड़ी कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई। उन्हें जानकारी दी गई कि किस प्रकार से किसान भूमि का परीक्षण कराकर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पोषक तत्वों की कमी होने पर भूमि में उचित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे कि किसान फसलों में पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव कर अधिक पैदावार प्राप्त कर सके। डोईवाला की तरफ से किया गया, जिसमें संबंधित विभाग कृषि पशुपालन यहाँ पर सम्मिलित है। वो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी में क्या कमी है और किस तरह की फसल के लिए कौन सी मिट्टी तैयार की जा सकती है और उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे होना चाहिए। मिट्टी का स्वास्थ्य अगर सही होगा तो फसल अच्छी होगी। समय समय पर कृषि विभाग द्वारा कृषक प्रशिक्षण किए जाते हैं और ये भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि हमें अपनी कृषि को कैसे उसका सतत विकास करना है और उसके साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य को कैसे हमें मेंटेन करना है। तो उसके हम सभी जानते हैं कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक को यहाँ पर डोईवाला विकासखंड में कृषकों का जो प्रशिक्षण आयोजन किया गया, इसमें हमने वैज्ञानिक भी आमंत्रित किए गए हैं और अलग अलग न्याय पंचायत से कृषकों को यहाँ बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपनी मृदा का स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें, एक अच्छी उपज लेने के साथ साथ मृदा का स्वास्थ्य लंबे समय तक कैसे बनाया जा सके। तो उसके लिए किसानों को जो सुविधाएं अलग अलग योजना के माध्यम से जो भी उर्वरक और जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसकी जानकारी दी जा रही है। जिस प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के प्रति बहुत गंभीर है, उसी प्रकार से हमारी प्रदेश सरकार भी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में किसानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं किसानों के मध्य। और अभी जैसा कि 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है, हमें अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहिए, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से हमारी फसल भी अच्छी होगी और स्वास्थ्यवर्धक फसल हमको मिलेगी। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाए।
उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर डाक परिमंडल की समीक्षा बैठक आज देहरादून के डाक परिमंडल कार्यालय में केंद्रीय संचार एवं शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने की। बैठक में राज्य में डाक विभाग में कामकाज की स्थिति क्या है, खासतौर पर कोरोना काल में डाक विभाग कैसे काम कर रहा है, इसकी समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 5 स्टार विलेज योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत संबंधित गांवों को डाक विभाग की सभी योजनाओं से लाभवंत किया जाएगा। साथ ही राज्य में सुकन्या योजना और कई अन्य योजनाओं की स्थिति क्या है, उनका लाभ राज्य के लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की गई। कोविड का जो एक बहुत ही बड़ा जो एक संकट हमारे ऊपर आया, पूरे दुनिया के ऊपर एक महामारी जो है ये, तो इसमें करीब करीब सारी हमारी सेवाएं जो है वो चरमरा गई थी। लेकिन उसमें हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने इतने कम समय में लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई, उनकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई, और कई जगह हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने, जो लोग बैंक में नहीं जा सकते, उनको पैसे भी पहुँचाए। कई खाने पीने की चीज़ें भी उन्होंने पहुँचाई, कोविड के टेस्ट किट, बाद में ये पीपीई किट, दवाइयाँ, इतना सारा काम पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया। और उस समय लोग डरते थे, हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों ने, और उसमें कई लोग हमारे पॉजिटिव हो गए, कुछ लोगों की तो जान भी उसमें गई। उन्होंने अपना बलिदान दिया। लेकिन आपने देखा होगा बाकी सब इसमें कुछ आता था, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट के किसी ने ये बोला नहीं कि हम हमारी जान जोखिम में डाल के ये काम नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने बोला नहीं। हमारे कुछ ऑफिसर, कुछ हमारे डाक विभाग के कुछ कर्मी, इनकी उसमें उनका देहांत भी उसमें होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम अपनी जान जोखिम में डाल के किया। ये बहुत बड़ा काम कोविड के दौरान हुआ। गदरपुर में कैबिनेट व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने देश भर के किसान आंदोलन को दलालों की करामात बताया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो कि दलाल हैं। दलालों के इशारे पर किसान नाच रहे हैं और देश भर के किसान नरेंद्र मोदी के बनाए हुए कानून का विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को अपनी फसल एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए स्वतंत्र किया है। जो काम कोई भी सरकार नहीं कर सकी, वह काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने किसानों को एक नियम के तहत, संविधान के तहत, कानून में उनको बांधा है ताकि इनका नुकसान किसी कीमत पर ना हो। इस आंदोलन में किसान जो हैं उनको कहीं ना कहीं उनके भोलेपन का, सीधेपन का कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई भी किसान गदरपुर का है, अगर जो रुद्रपुर में अपना सामान बेचने जाता है, चावल गेहूं हुआ, धान हुआ, बेचने जाता था, तो कहीं न कहीं अधिकारी लोग पकड़े उसको अपनी मंडी से बाहर नहीं जाने देते थे, मंडी टैक्स लगाते थे। विवश होता था किसान अपने क्षेत्र में अपनी फसल बोने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक पहली बार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कृषि बिल ला के पास किया कि किसान हिंदुस्तान के कोने में जहाँ उसको अच्छी कीमत मिले वहाँ ले जाके बेच सकता है, कोई नहीं रोक सकता। इस काम को आज तक सरकारों ने क्यों नहीं किया? जो लोग विरोध करवा गए इन लोगों ने आज तक यह काम क्यों नहीं किया? आज ये कहने की नौबत क्यों आई? जब इस टाइप का काम हुआ है तो कहीं न कहीं दलालों के सर पे बहुत बड़ी चोट पहुंची है, और उस चोट से दलाल बौखलाए हुए हैं जो भोले भाले किसानों को गुमराह करके आंदोलन करा रहे हैं। उनके इस कृत्य के लिए मैं निंदा करता हूँ, और मैं किसानों से अपील करता हूँ कि उनको किसी भी दलाल प्रवृत्ति के लोगों को बहकाने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार 100% हिंदुस्तान के लिए, भारत माता की प्रगति के लिए, यहाँ के किसानों की प्रगति के लिए काम। उत्तराखंड में आगामी जनवरी महीने में महाकुंभ का आयोजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में एक और जहां पूरे देश में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस से अछूता नहीं रहा है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के मद्देनजर कुंभ के सफल आयोजन की तैयारी कराना भी पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है।
कुंभ के सफल आयोजन को लेकर आईजी संजय गुंज्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ को लेकर विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। समय समय पर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें होती रहती हैं। उम्मीद है कि कोरोना वायरस के बीच हरिद्वार में होने जा रहे 2021 महाकुंभ को लेकर पुलिस विभाग बेहतर काम करेगा। की तैयारी के लिहाज से अभी जो टाइमलाइन हमने बनाया है पुलिस व्यवस्था की, उस टाइमलाइन को पूरी तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और अभी हमारे पास 2 चरण में होमगार्ड्स की उपलब्धता हो गई है। जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स कांस्टेबलरी है, ये भी लगभग इन टोटल 900 से 1000 के बीच हमारे पास टोटल फोर्स आ चुकी है और वो आज से स्टार्ट हो गई है आना। और हम लोगों ने सेक्टर वाइज अलॉटमेंट भी कर दिया है। यद्यपि अभी हमने 3-3 सेक्टर्स के एक ग्रुप बनाए हैं, जो कि बाद में फिर वो तीनों अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ जाएंगे। इस लिहाज से और इन लोगों की जो रहने की व्यवस्था भी अभी हम लोगों ने परमानेंट व्यवस्थाएं जो पूर्व में हरिद्वार में पहले से उपलब्ध है, चाहे वो पुलिस विभाग की हो या अन्य जो संस्थाओं की हो, उस पर हम लोगों ने व्यवस्थाएं इन लोगों के रहने की कर रखी है। बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।